G20 को लेकर इस टाइम इंडिया, खासतौर पे दिल्ली, पूरी दुनिया का फोकल पॉइंट बना हुआ है। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स जो से हैं वो इस टाइम दिल्ली में मौजूद हैं और मुख्तलिफ किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं इंडिया को लेकर। कहीं से स्टेटमेंट आती है राइट टाइम एट राइट प्लेस G20। मोहम्मद बिन सलमान की बड़ी मिन्नतें की गई, पांव पकड़े गए कि आप भारत जाते हुए यहां से होते हुए जाएं। वो भारत लैंड कर चुके हैं। हमारा कलमा और भारत का झंडा साथ साथ जुड़ गया। बहुत बड़ी बात है और ये देख के मुझे काफी अच्छा भी लगा है कि ये खबर चॉइस अब आज की नहीं है। भारत जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए काफी अरसे से इंटरेस्टेड था और उसके लिए काम हो रहा था। देखिए चॉइस साहब, आज जब भारत पहुंचा है, अगर आज सलामती काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए भारत इंटरेस्टेड है या लेने की सलाहियत रखता है, तो उसके पीछे उनका एक पूरा कैंपेन देखी जाए अगर, तो मैं इसमें गलत नहीं होगा कि ये आज से नहीं, काफी सालों से ये कैंपेन चलाई जा रही है। आज मैं समझता हूं कि इंडिया इज वेरी क्लोज टू गेट दैट परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल। और मैं दे डिजर्व इट द वे दे हैव बीन राइजिंग एज अ नॉट ओनली पॉलिटिकल पावर, एज एन इकोनॉमिक पावर। और आज उनकी देखें जिस तरीके से इकॉनमी इस वक्त जो है वो 5वें नंबर पर है, और जिस तरीके से मोदी साहब ने उनकी यौम आजादी पे लाल किले में खड़े होकर कहा था कि अगले चंद सालों में अगले साल भारत की इकॉनमी 3रे नंबर पर होगी। तो जब उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग होगी, दुनिया का एक इतनी बड़ी द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द प्लेनेट, अगर ये टाइटल होंगे उनके पास, और जिस तरीके से उनका असर और सुख भारत के अंदर मौजूद है, जितना इंडियन डायस्पोरा इस वक्त अमेरिका में स्ट्रांग है, मेरे ख्याल में इसमें कोई बईद नहीं है कि बहुत जल्द जो है वो भारत परमानेंट सीट हासिल करेगा। इसमें कोई शक नहीं है। मैं आज भी एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि भारतीय डायस्पोरा इन यूएस is one of the richest and और उनका influence is not behind Israel, maybe they are number 1 right now and Israel behind that. सर अगर हम ये कहें, अगर इस वीडियो का, इस प्रोग्राम का टाइटल ये देंगे इंडिया इज गोइंग टू बिकम वर्ल्ड का जो सा है, मतलब ये पावर बैंक बनने जा रहा है, तो कैसी ये टाइटल रहेगा, कैसा थंबनेल रहेगा? चॉइस ऑफ जबरदस्त रहेगा। बल्कि कल परसों मैंने एक ट्वीट भी की थी, शायद आपकी नजरों, उसमें लिखा था कि इंडिया इज वेरी क्लोज टू बिकम अ वर्ल्ड सुपर पावर। इसमें कोई शक नहीं है। वो पूरा आर्टिकल पढ़िएगा, किसी भारतीय निजात प्रोफेसर ने लिखा है जो अमेरिका के अंदर प्रोफेसर है, उन्होंने कई दलाइल उस पर दिए हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि उनकी इकॉनमी इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी राइट नाउ, और कोविड के बाद इस वक्त सारी दुनिया के सीईओ, सारी दुनिया के बिजनेस पीपल, दे आर गोइंग टू इंडिया। जिस तरह मैंने आपको बताया था फार्मास्यूटिकल, दुनिया की फार्मेसी, इस वक्त भारत पूरी दुनिया की फार्मेसी बन चुका है। और उनका जो इस वक्त दूसरा प्रोजेक्ट है कि आर्मामेंट्स को, असला बना के अफ्रीका में बेचा जाए, गाड़ियां बना के बेची जाए। मैं अगले दिन हैरान हो रहा था, मेड इन इंडिया गाड़ियां तकरीबन साल की 6 से 7 लाख गाड़ियां एक्सपोर्ट हो रही हैं, और वो इस पे मजीद काम करने के लिए तैयार हैं। टेस्ला जा रहा है वहां पे, एप्पल जा रहा है, फोन बनेंगे वहां, आईपैड बनेंगे वहां पे, ये सारा। लेकिन उसमें देखें, ये सारी चीजें अगर देखी जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया विल बी दिस सेंचुरी इज द इंडिया सेंचुरी, 21st सेंचुरी। ठीक है सर, एक चीज और हमने ऑब्जर्व की है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जब से उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप का चार्ज संभाला है, उन्होंने जो खबरें आती हैं कि उन्होंने अभी तक कोई छुट्टी नहीं की, उन्होंने कोई ऑफ नहीं किया। और इन 2 दिनों में जो G20 के 2 दिन होंगे, सैटरडे संडे, इसमें उन्होंने 15 मीटिंग्स करनी है। ये मीटिंग G20 की मीटिंग्स के अलावा है जो बायलैटरल मीटिंग होगी। इसमें कोई शक नहीं। मैं सबसे पहले जिस तरह आप बता रहा था कि अगर कल का उनका शेड्यूल देखा जाए तो वो सुबह 8 बजे निकले इंडिया से, जगार्ता गए हैं, और शाम को 6:30 बजे वापस आ गए। और इसी तरीके से मैं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि डॉक्टर जयशंकर किस तरीके से कंट्रीज को विजिट करते हैं और जहाज के अंदर सोते हैं, अपनी नींद वहां पूरी करते हैं। तो कौमें तरक्की ऐसे नहीं करती चॉइस साहब। एक तो सबसे पहले आपके अंदर नेशनलिज्म होना जरूरी है, दूसरा आपकी विल होना जरूरी है, दूसरा आपको लेगेसी का शौक हो। ये सारी चीजें मिलकर एक नेशन को, एक कौम को उभारती हैं या ऊपर लेकर आती है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने जिस तरह आपको पहले अर्ज किया है कि आने वाले दिनों में लोग मोदी साहब के नाम के ऊपर PhD किया करेंगे, रिसर्च किया करेंगे, द वे ही
he has taken India to the next level. मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तानी अपने भाइयों से कि देखें, उनको चाय वाला मिला है, आप भी कोई समोसे वाला ढूंढ लें, कोई आप भी कोई फ्रूट वाला ढूंढ लें, लेकिन वो मुखलिस हो पाकिस्तान के लिए। आपने एक और बात नोट की होगी, मोदी साहब जहां जाते हैं वो अपनी इंडियन अपनी हिंदी जबान में स्पीच डिलीवर करते हैं, उसमें आधे लफ्ज जो होते हैं वो संस्कृत के होते हैं उसके अंदर। तो ये चीजें, और अपने ड्रेस के अंदर जाते हैं, पजामा कुर्ता और उन्होंने वास्कट पहनी होती है, ये चीजें नेशनलिज्म को आगे लेकर आती हैं। काश हमें भी कोई मोदी साहब जैसा लीडर मिले और हमें भी उस लेवल पर लेके जाए जहां हमारा भी हक है, हमारे भी ख्वाब हैं, हमारी भी ख्वाहिशात मौजूद हैं। लेकिन मोदी साहब हैज डन अ वंडरफुल वर्क फॉर हिज नेशन। मैं यहाँ नहीं आए, लेकिन अब मिनटें मुसलसल जारी हैं, राब्ते जारी हैं, इतलात यही हैं कि खुदारा वापसी पे यहाँ पे होते जाएं, चंद घंटों के लिए आ जाएं, लेकिन आए जरूर, क्योंकि हमने यहाँ पे एक चीज बताई हुई है कि आप तो हमें 25 अरब डॉलर देने जा रहे हैं, तो अगर आप यहाँ उतरना भी जरूरी नहीं समझते 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, तो हम कैसे यकीन दिलाएंगे लोगों को कि आप 25 अरब डॉलर देने वाले हैं। इसके हवाले से भी आपको बताऊंगा कि क्या खिलवाड़ होने लगा है पाकिस्तान के साथ, लेकिन अगली वीडियो में इस पर बात करेंगे। तो दुआ कीजिए नाजरीन कि वो आ जाएं, क्योंकि कुछ लोगों ने इसको अपनी इज्जत बेइज्जती का मसला बना लिया है, उनके लिए अपनी जात पाकिस्तान से बहुत ऊपर चली गई है। हिंदुस्तान के अंदर हो या फिर अब दूसरी कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज हो, अब हिंदुस्तान को तो मिल ही रही है प्रायोरिटी। अब हिंदुस्तान जो है वो भी सबको प्रायोरिटी दे रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाला टाइम जो है वो थोड़ा बहुत पाकिस्तान के लिए बुरा साबित हो सकता है अगर सारे इस्लामिक कंट्रीज ने मुंह फेर लिया पाकिस्तान से। तो क्योंकि पाकिस्तान आपको भी पता है कि सिर्फ चाइना या सऊदीया या टर्की या फिर दुबई, इनके भी हाफ पे ही अभी चल रहा है। अभी खुद का हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसपे हम कह सके कि भाई तुम लोग मुंह भी फेरोगे तो हमारे पास सब कुछ है, हम खुद हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए हम लोग ये बड़े मतलब दावे भी नहीं कर सकते हम चलेंगे, हम खुद के पाँव पे चलेंगे। जैसे अनम, ऐसा नहीं है, आपके पास कुरान है, आपके पास मुल्ला है, आपके पास मौलवी है, आपके पास नात है, आपके पास गजलें हैं, आपके पास बम है, आपके पास जिहादी है, आपके पास जाहिल है, आपके पास गोली है, आपके पास स्लीपर सेल है, आपके पास हनी ट्रैप का सामान है, आपके पास सबसे बड़ी चीज जहालत है, आपके पास जिन्ना का बनाया हुआ शरिया लॉ है, आपके पास हदीस है और बहुत सारे फतवा है। तो आप इसी को लेकर के जिए और जीने की आदत डाल लीजिए। मैं तो भारत की बेटी हूँ। मौलवियों ने भी मुंह फेर लिया है मैम। कल आपने शायद वो देखी नहीं है, मौलवियों ने कहा है, कल एक मौलाना का बयान आया था, उन्होंने कहा कि ये बदबख्त जो है साइंसदान पाकिस्तान के खुद कुछ करते नहीं है, इल्जाम मौलवियों पे लगा देते हैं। हमने इन्हें कहा है चांद पे ना जाओ, हमने इन्हें कहा है कि ये तरक्की ना करो, टेक्नोलॉजी ना लाओ, हर चीज का इल्जाम मौलवियों पे लगा देते हैं। मौलवी यहाँ बैठ के कुछ करता नहीं है, फतवे हमारे पे वो आर्टिकल लिखने लग जाते हैं, नावल लिखने लग जाते हैं, और वहाँ हिंदुस्तान के जो झूठ बोला है उस मौलवी ने, अनम झूठ बोला है उस मौलवी ने। अगर ये भारत में हुआ होता ना तो ऐसे मौलवियों को मैं चप्पल उतार के मार देती, क्योंकि सबसे पहले मदरसा छापिए, ये 54 मदरसा छापी सबसे पहले बोलते हैं चांद पे कोई नहीं जा सकता है, खुदा इस बात की गवाही नहीं देता है कुरान में, सूरज पे कोई नहीं जा सकता है, खुदा इस बात की गवाही नहीं देता है कुरान में। तो ये तो मौलवी ही कहते हैं। झूठ बोलने में तो इतने एक्सपर्ट है ये मौलवी मुल्ला कि इनको तो लानत का तौक ऊपर पहनाया जाएगा। ये जिस सपने में जी रहे हैं ना कि हमें 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी और हम ठरकबाजियां ऊपर भी करेंगे, ऊपर भी हम जन्नत को कोठा और चकला बना देंगे, ये सारा भरम इनका टूटेगा मरने के बाद। देखो जीते जी मैं कर्मा बिलीवर हूँ, मैं कर्मा पे बिलीव करती हूँ, जो मैं बो रही हूँ वही मैं पाऊंगी। मेरे अंदर मानवता, इंसानियत को मैं सर्वप्रथम रखती हूँ, ठीक है। तो ये जो मौलवी मुल्ला आज है, आज आप देखो पूरी दुनिया में इनको छांटा जा रहा है, इनको साइड किया जा रहा है, इनका कोई अस्तित्व नहीं रह रहा है, इनको कोई पूछ नहीं रहा है, ये किसी बड़े लोगों के, किसी शिक्षित लोगों के भीड़ में बैठने के काबिल नहीं बचे हैं। इनको कहीं पर भी सिविलाइज जगह पर इनको बुलाया भी नहीं जाता है, हालांकि वो शाही इमाम कहलाए या कहीं कुछ और इमाम कहलाते, लेकिन इनको किसी सिविलाइज जगह पर नहीं बुलाया जाता है।
है।